प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है रियाज इकबाल। ये हैं इस्लामपुर महाराष्ट्र से और इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है खुद की। 1979 के हैं ये, इनका डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये वो कार्यक्रम है जो मैं शुक्रवार को बनाता हूँ। आप लोग कार्यक्रम देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखा करिए और साथ ही साथ रोजमर्रा के जो सवाल हैं या जो भी कोई परेशानी है उसे भी जरूर लिख दिया करिए और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा अवश्य देख लिया करिए। और मैं तो नाम वैसे पहले बता ही देता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग लिख रहे हैं वेलकम वाला, वो स्वागतम वाला कार्यक्रम कब आएगा? जरूर आएगा, जल्दी ही। बस बने रहिए, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 2035, शक संवत 1901, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम अंगिरा संवत्सर है। और अंगिरा संवत्सर में जन्मे जो लोग होते हैं वो गुप्त रीति से काम करने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा किसी से कोई चर्चा नहीं करते, पर हाँ कई बार व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही अपने आप में मशगूल और शांत रहने वाला होता है, किसी से बहुत ज्यादा उलझता नहीं है। लेकिन हाँ उसकी संगति जो है वो थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है, ये आगे बताऊंगा। दक्षिणायन आषाढ़ माह ये व्यक्ति को उपयोगी बनाता है सबके लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलने वाला। आषाढ़ माह दक्षिणायन में ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मबल कभी कभी जवाब दे देता है और व्यक्ति जो है वो कई बार अपने आप को कमजोर महसूस करता है। ध्यान से समझिएगा, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बैठे रहिए एकदम चुपचाप। मुझे देखिए, वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव दिमाग के अगर संरचना के बारे में हम सोचें और उनमें उठ रहे विचार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां व्यक्ति का दिमाग संतुलित तो होता है लेकिन उसमें विचारों की उद्विग्नता ज्यादा रहती है। मतलब विचार बहुत ज्यादा बनते रहते हैं और इस चीज को लेकर के व्यक्ति हमेशा ही परेशान सा रहता है। वहां पे कभी भी दिमाग शांत ना हो और बेचैनी ज्यादा रहती है। इसके लिए व्यक्ति को हमेशा ही इस चीज पे फोकस करना होगा कि हम वर्तमान में जी ले और किसी न किसी मंदिर का या किसी अपने जो है वो अपने धर्म क्षेत्र का दर्शन कर लिया करें या अपने गुरु के संपर्क में या अपने जो मौलवी होते हैं उनके संपर्क में भी हमें चले जाना चाहिए। वर्षा ऋतु शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से कई बार हमें शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि ये शुभ ग्रह नहीं होते, ये पापग्रह होते हैं। इस वजह से धन का आगमन कई बार बड़ी ही मशक्कत से होता है या कई बार व्यक्ति जो होता है वो जीवन के मध्य में आकर के धन कमाता है या आरंभ में उसको धन देर से उसके जीवन में धन आए या कई बार ऐसी स्थिति बने जहां व्यक्ति के धन को असंतुलित होते देखा जाता है या व्ययात्मक स्थितियां ज्यादा रहती हैं। क्लियर है? इनकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र, ये व्यक्ति सभी धर्मों का समान आदर करने वाला, सभी धर्मों का जो है वो समान तरीके से परिभाषित करने वाला, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला और सबको एक साथ एक अधिकार और एक सूत्र में बांधने वाला होता है। ये सबसे अच्छी बात है। और व्याघात योग, जहां आप देखें तो यहाँ पे जातक को कई बार दूसरों के कारण खुद को नुकसान में डालते हुए देख रहा हूं। वहीं ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो शुद्ध है, मनस्वी है, शांत है, दत्तचित्त होकर के काम करता है लेकिन घूम घूम करके पैसे कमाता है। ये ट्रांसपोर्ट में है और महाराष्ट्र जो है वो जो होती है ना वो रोडवेज में, महाराष्ट्र रोडवेज में ये काम करते हैं। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध, चैतन्य, मनुष्य, अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाला होता है और उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बिल्कुल ही सजा सजाया होता है। मतलब परमात्मा की स्थिति उसके जीवन में बड़ी अच्छी होती है और वो उसको मानता भी है, उसमें उसका आदर भी है, उसके दिमाग में वो सबका सम्मान भी करता है, सबके साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, उसके ऊपर पूर्वजों का, उसके ऊपर परमात्मा का, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी होता है, चाहे वो कोई भी हो। ये स्थिति होती है। उसके अंदर दैवत्व का गुण है, वो किसी को ठगना नहीं जानता। हाँ, लेकिन व्यक्ति जो है वो स्त्रियों के पीछे थोड़ा भागने वाला हो सकता है या फिर कई बार वो विपरीत के प्रति आकर्षित होकर के अपना प्रभाव, कभी कभी इस प्रभाव में ऐसी स्थिति दिख रही है, पर उसको आप समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूं।
अब मैं इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात बताता हूँ। इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात कि व्यक्ति की कुंडली तुला लग्न की है, ये शूद्र वर्ण का लग्न हो जाता है। लग्न जो है वो जो राशि बनी है वो कई बार व्यक्ति को कई बार हठी बना दे, जिद्दी बना दे, गुस्सैल बना दे। और प्रभाव आप लोग यही हैं ना, कहीं गए तो नहीं है। मैं अब आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली के लिए दक्षिण दिशा बहुत अच्छी होती है। इस कुंडली के लिए 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख अच्छी होगी। शुक्रवार का दिन अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए मिथुन राशि के लोग अच्छे होंगे। कुंभ राशि और मकर राशि के लोग इनके लिए अच्छे होंगे। शत्रुता कभी भी ना करें। मीन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, कर्क राशि वालों के साथ और मेष राशि वालों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। उनके साथ जुड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली जो है वो राहु और शनि का प्रभाव एक साथ भाग्य भाव में, लाभ भाव में बैठना, जहां के अधिपति सूर्य होते हैं। सबसे पहले तो सूर्य जो है वो लाभ के अधिपति और जन्म कुंडली में बैठे हैं भाग्य में, और उस सूर्य से ठीक आगे शनि का बैठना, ये व्यक्ति के जीवन में कई बार घुमंतु बनाता है और व्यक्ति के विचारों को कई बार असमंजस में डालने का काम करता है। जरा गौर से देखिए तो चंद्रमा, बुध और गुरु, 3 शुभ ग्रह, और ये तीनों, जहां गुरु उच्च के, चंद्रमा स्वग्रही और बुध दशम स्थान में, व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर दे देते हैं। मतलब काम और लाभ को लेकर के व्यक्ति जागृत है। उसके पीछे सूर्य और एकादशवें भाव में शनि और राहु। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को मशक्कत, व्यक्ति को मेहनत, व्यक्ति को कई बार एक अवस्था में आने के बाद धन की प्राप्ति होती है। वो बात जो मैंने कही थी ना कि मध्य के आयु के बाद व्यक्ति को धन की स्थिति बनती है। हालांकि उसके पास जिम्मेदारी का बोझ हमेशा ही रहता है और वो जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जाना भी जाता है, और परिव्राजक की भांति या कई बार घूम घूम करके या एक जगह टिक करके पैसे नहीं कमाता, वो घुमंतु होता है। ये बात मैंने कही है। लग्न स्वाति नक्षत्र का बना, ध्यान से समझिएगा। ये कुंडली ऐसी है जो आपको सिखाने में सहयोग कर सकती है कि कैसे कुंडलियां देखी जाती हैं। जहां मैंने सबसे पहले पंचांग से आपका परिचय कराया, जो कुंडली का आधार स्तंभ होती है। कुंडली को समझने में पंचांग बड़ी ही भूमिका में महत्वपूर्ण होता है। योग नक्षत्रकरण मैंने जो बताया कि व्यक्ति जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा, ये बड़ा अच्छा हो, व्यक्ति को सर्व धर्म समभाव की स्थिति में ले जाकर के स्थापित करने वाला होता है। सभी धर्मों का समान आचरण करने वाला और व्यवहार बिल्कुल ही शुद्ध और मनस्विता का होता है। ये अच्छी बात है। तुला लग्न के लोग प्रायः जो है वो मैंने बात बताई थी कि गर्दन काटेंगे पर पता नहीं चलने देंगे, या फिर वो कष्ट दे दे करके काटते हैं, या फिर कई बार ये जो कम करें गलती वो किसी को बताया नहीं, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अपने लाभ को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। पर इनकी कुंडली, ये तो तुला लग्न की बात है, पर इस जातक की कुंडली में जहां गुरु और चंद्रमा और बुध 3-3 शुभ ग्रह लग्न में बनेंगे और केंद्र में बैठेंगे, तो व्यक्ति के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और व्यक्ति को सरकार से लाभ की स्थिति में भी देखा जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति थोड़े बहुत मेहनत के बाद ही अपना यश, अपनी कीर्ति जो उसके हिस्से की होती है वो उसको मिल जाती है। समझ में आ रही है चीजें, या मैं ऐसे ही बस खाली? इधर देखिए, सूर्य जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में, राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। ये व्यय का कारण बनेगा और साथ ही साथ व्यक्ति के मन को भटकाने वाला और व्यक्ति की पत्नी को व्ययी बनाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी को थोड़ा सा कमजोर या कई बार दाम्पत्य में कमजोरी भी दे सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहां पड़ेगी और यहां के अधिपति मंगल जो है वो अष्टम में जा रहे हैं, तो दाम्पत्य में कमजोरी भी दिखती है। ये नक्षत्रों के आधार पर मैं बात बता रहा हूं। सूर्य जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के, और आपकी कुंडली के लिए वो जिस डिग्री पे बैठे हैं उस अवस्था में वो 50% का परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि वो लाभेश जो भाग्य में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से, लाभेश जो इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होंगे, भाग्य में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से जब मित्र की राशि गुरु को देखेंगे, जहां के अधिपति आपको घुमंतु और घूम करके काम करने वाला बना रहे, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि में बैठे हैं, ये चर प्रकृति का प्रभाव विकसित होगा। और जरा गौर करिए तो इनकी कुंडली में गुरु, बुध और चंद्रमा चर, और उसके बाद जो देखिए सूर्य जो है वो मिथुन राशि में, वायु तत्व की राशि में सूर्य, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के, शुक्र और मंगल जो जन्म कुंडली में, अगर शुक्र को देखें तो ये, और मंगल जो है वो यहाँ पे, इन दोनों का एक साथ बैठना व्यक्ति को कई बार गुप्त रोग से पीड़ित कर सकते हैं, या पेट की समस्या, या वात पित्त और कफ से संबंधित समस्या, विशेषतः या वात जनित और पित्त से संबंधित समस्या दे सकते हैं। सूर्य राहु के नक्षत्र में, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वो कई बार अपने ऊपर संदेह करने वाला होता है, और यहाँ पे वो धार्मिक अवश्य होगा, इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है।
सूर्य उसको धार्मिक बनाएंगे, वो प्रणेता होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, कुल में नाम अर्जित करने वाला और समाज का प्रतिष्ठित और संपन्न और सुसंपन्न व्यक्ति बना देंगे। सूर्य की दशा में व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति, घर, भूमि, भवन, पुत्र पुत्रियों का सुख और घर में मांगलिक कृत्य, साथ ही साथ बहन भाई का सुख और इन सब से संबंध अच्छे होने के योग देख रहा हूं। एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बात बताता हूं। मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसने बात कही थी कि YouTube पे कुछ ऐसे भी गण हैं जो सामने से पढ़ रहे होते हैं। वो एक टेलीप्रॉम्प्टर मशीन आती है जो सामने से लगी होती है और वो बिल्कुल उस पर फ्लैश चलता रहता है और वो पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल मुर्गे की तरह। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज रिपोर्टर की भांति ही होते हैं। ये परखने की शक्ति आप लोगों में नहीं है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि उन लोगों के कार्यक्रम के व्यूज मैंने देखे बहुत ज्यादा और उनके पास के रिस्पॉन्स भी मुझे मिले बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब। जिसकी कुंडली में पितृदोष जैसे कुछ भी नहीं है उसको भी पितृदोष की संज्ञा दी गई है और उससे उसकी शांति भी कराई गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के पंडित जैसे मैंने उससे जब उस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास किया और उसकी कुंडली देखी तो ये बात मुझे पता चला कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसा है जो साधन जो मूलतया व्यवसाय के लिए ही किया गया। वस्तुतः मैं ये काम पहले इस पे आने से पहले कहीं और कुछ और करता था, पर वस्तुतः जब से इस क्षेत्र को समझने का प्रयास किया है तब से कई बार बहुत सारी चीजें सामने से आती भी हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से थोड़े से बचने की भी आवश्यकता जरूर होगी। निस्संदेह ये बात जरूरी है। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उसकी आवश्यकता मुझे लगी कि नहीं, इन सब चीजों को भी जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार जब आप खाली पढ़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक बस चलता रहता है और आप यूं पढ़ देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बात इतनी सी है। तो यहां मैंने सूर्य के बारे में चर्चा करी। बुध की राशि में बैठना तो व्यक्ति को सबसे पहले तो ये राशि जो बनेगी वो यहां बनेगी तो पराक्रमी बना देंगे और उसके बाद व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, वो यशस्वी हो जाएगा, धर्म के पीछे भागने वाला, लेकिन वो धर्मांध नहीं होगा, मतलब वो तार्किक धार्मिक होगा। क्योंकि सूर्य यहां पे बैठ करके व्यक्ति को जहां घर परिवार से दूरी रखेंगे वहां व्यक्ति को पिता का लाभ देने वाले बना रहे हैं, पिता का व्यक्ति संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। ठीक वहीं पे उसको पुत्र का, पुत्री का और भाई का, बहनों का, मतलब कुटुंब का भी एक अलग पर्यावरण व्यक्ति के जीवन में तैयार होता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। ये सूर्य का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव मैंने बताया। व्यक्ति को वो जो अपने ऊपर कभी कभी संदेह करने वाला और बहुमुखी भी बनाएंगे। और राहु की दृष्टि जब इस भाव पे पड़ेगी तो यहां पे व्यक्ति के धर्म वाले पक्ष में और भाइयों से संबंध वाले पक्ष में एक अलग तरीके का लाभ होगा, क्योंकि इसका अधिपति उच्च का है। यानी कि तृतीय भाव के अधिपति जो कि मूलतया जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, ये गैप को मिटाने का काम करता है। ये एक अच्छी स्थिति को मेंटेन करने वाले गुरु बन जाएंगे। और जब व्यक्ति कुछ भी ना हासिल करे तो गुरु की दशा में या बुध की दशा में या चंद्रमा की दशा में या सूर्य की दशा में या बुध की दशा में व्यक्ति जो है वो खुद का कारोबार भी स्थापित कर सकता है। ऐसी स्थितियां या जो भी उसकी कुंडली में अगर बात बने तो वो अपना भी व्यवसाय स्थापित कर सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। चंद्रमा जो इस कुंडली के लिए दशम भाव के अधिपति होते हैं और वो जाकर के जन्म कुंडली में वहीं बैठे हैं। कर्क राशि के ऊपर से ढैया और साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं है, पर आने वाले दिनों में जरूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसके अधिपति गुरु यहीं पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु पुष्य योग का निर्माण करके। और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देख के, कहीं नहीं जाना है, इधर कहां जा रहे हैं, रुकिए इधर। यहां चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे और ये इसके अधिपति गुरु यहीं बैठे, गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा। जहां पे चंद्रमा अगर संपूर्ण मजबूत होते पक्ष बल से तो निसंदेह ये बात और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। पर इनकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो जो बैठे थे, वो मैं भूल गया कहाँ के बैठे हैं। वो इनकी कुंडली में बैठे हैं, कौन सी तिथि का जन्म है इनका, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा, हाँ बिल्कुल सही था मैं, पापग्रह बन रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो गजकेसरी के प्रभावों को कमजोर करेगी। और वस्तुतः गुरु यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, पंचम और चतुर्थ इनके अधिपति होकर के, और उस योग कारक ग्रह की दृष्टि यहाँ उच्च की पड़ेगी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को लाभ दे। साथ ही साथ उसकी सातवीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो व्यक्ति के यश को देर से ही सही पर विलंब से ही सही पर दे जरूर दे। और 10वीं दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को
तथ्यात्मक और दृष्टिकोण अलग रखने वाला और दार्शनिक बुद्धि का बना देगी। साथ ही साथ वहां पे अन्वेषण करता और व्यक्ति को धीर और गंभीर बना दे, ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए मंगल और शुक्र को जब देखे तो व्यक्ति में व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और साथ ही साथ उसके जीवन में कई बार रोगों की अधिकता भी देने वाले बन सकते हैं। पर वस्तुतः एक बात जो कि मैं यहाँ समझ रहा हूँ, यहाँ पे जो मंगल की स्थिति है अष्टम भाव में, वो व्यक्ति को कई बार दूर देश, यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन रहा है। तुला लग्न की कुंडली के लिए यहाँ पे ये बात बन जाती है, क्योंकि अष्टमेश स्वयं शुक्र ही हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति को एडवेंचर से दूर रहना चाहिए। नदी नाला कीड़ा मकोड़ा जंगल वन पर्वत इन सब चीजों पे, और नदी के किनारे तालाब पोखरा इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए, इन सब चीज से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति भी बन रही है। और उस चीज को बल, हालांकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आयु अलग तरीके से व्यक्ति को मिल जाएगी, पर वहां पे अलग तरीके का मैं निगेटिव प्रभाव देख रहा हूं, जिसमें व्यक्ति को कई बार बेड रिडन बना देता है या कई बार व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में विशेषतया, जो व्यक्ति को कई बार मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा ध्वस्त करने का परिणाम प्राप्त दिखा सकते हैं या प्राप्त करा सकते हैं। क्लियर है? चंद्रमा ठीक है, दशम स्थान बढ़िया, और यहाँ पे जन्म कुंडली में अष्टम के अधिपति नहीं है पर छठे भाव के अधिपति के साथ, अब ध्यान से समझिए, तो गुरु बुध और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। गुरु जो है वो ज्ञान के कारक, बुध बुद्धिमत्ता के, और चंद्रमा मानसिक संतुलन। बुध और चंद्रमा के एक साथ बैठने से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जहां कमजोर होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति का एक साथ जब संयोग बनेगा तो निस्संदेह व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कभी कभी रुकावट या बैलेंस बनाने का दबाव काम करेगा। समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं। और साथ में जब बुध बैठेंगे जो कि 12वें भाव के अधिपति हैं, तो ध्यान से समझिए, 12वें भाव के अधिपति का दशम में आना, छठे भाव के अधिपति का दशम में आना और दशम भाव के अधिपति का दशम में रहना, ये जहां दो तरीके से कुंडली को कमजोरी मिल रही है, वहीं इस भाव के अधिपति का यहीं बैठ जाना उन दोनों ही प्रभावों को कमजोरी जो मिल रही थी उसके प्रभाव में थोड़ी सी मतलब सकारात्मक प्रभाव भी दिखाने वाले बन रहे हैं, क्योंकि गुरु वहां उच्च के हैं और दशम भाव बली हो रहा है। इस वजह से जितनी भी निगेटिविटी यहां छठे भाव के कारण व्यक्ति के जीवन में बन रही थी वो अब कम हो जाएगी या कमजोरी को प्राप्त करने वाली हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति की कुंडली का दशम स्थान बलवान है, वो कमजोर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति की कुंडली में व्यवसाय भी बनता है, नौकरी सरकारी भी बनती है, और व्यक्ति की कुंडली में ऐसा है कि वो धर्म के लिए, वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जीने मरने तक की स्थिति में आ सकता है, पर किसी को भी ठगने की स्थिति में नहीं जाएगा कभी भी। मतलब यहां पे ये स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति जिसको जो कह दे उस पे वो बात लग जाती है, जिसको जो कह दे उस पे वो बात लग जाने के बाद व्यक्ति जो होता है वो समाज के लिए काम करने वाला और जीने तक की स्थिति और मरने तक की स्थिति में चला जाता है। खड़ा होकर के अगर 50 लोग को संबोधित कर दे तो लोग उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि शनि की भी उच्च दृष्टि लगने पे पड़ रही है। इस वजह से व्यक्ति के अंदर ज्योतिष, धर्मशास्त्र, अध्ययन, अध्यापन का क्षेत्र उसको बड़ा ही भा जाता है और उसको वो चीज अच्छी भी लग जाती है। एक बात जो इस कुंडली को सबसे ज्यादा मजबूती दे सकती है वो क्या है? गुरु और चंद्रमा और बुध का केंद्र में होना। दूसरी सबसे अच्छी बात इस कुंडली की यह हो सकती है कि शनि की तीनों ही दृष्टियां मित्रवत पड़ रही हैं या अच्छी पड़ रही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अपनी उच्च राशि पे, तो मैंने क्या बात कही, शनि अच्छे परिणाम करेंगे। शनि की दृष्टि अगर अपनी राशि पे तो शनि अच्छे परिणाम करेंगे। शनि की दृष्टि अगर यहाँ पे 8वीं दृष्टि 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे, आयु, धर्म का काम, ज्ञान का काम और व्यक्ति को पुण्य आत्मा और पुण्य अर्जन करने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति को आयु देने वाला और रोग से मुक्ति में वो सहायता भी कर सकते हैं। अगर वहां मंगल नहीं होते तो व्यक्ति को और भी ज्यादा नेगेटिव जो चीजें मिल रही थी उसमें और भी सकारात्मक प्रभाव दिख जाता। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, बिल्कुल सामने से हूं। अब मंगल पे चर्चा करता हूं। मंगल इस कुंडली के लिए द्वितीय और सप्तम के अधिपति होकर के मारक हो जाते हैं और जन्म कुंडली में वो अब उनका मारक प्रभाव इस बात पे निर्भर करेगा कि उनको देख कौन रहा है और उनके साथ बैठा कौन है। तो सप्तम और द्वितीय के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ अष्टम भाव में लग्नेश की ही दूसरी राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास यहाँ पे जितनी भी समस्याएं आएंगी वो व्यक्ति के धन के असंतुलन को संतुलित करने के लिए आएंगी। क्यों? क्योंकि धनेश धन भाव को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि मित्रवत पड़ रही है। साथ ही साथ शुक्र जैसे शुभ ग्रह की यहां दृष्टि पड़ेगी। धन भाव के अधिपति के साथ लग्नेश का अष्टम में जाना पैतृक और व्यक्ति को कई प्रकार से अनंत तरीके से धन की प्राप्ति कराने का योग विकसित होगा और व्यक्ति की वाणी शुद्ध, सत्य
और द्वितीय भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह के साथ जाएंगे तो व्यक्ति को सत्य के लिए सर कटाने तक की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, पर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और कभी भी किसी को ठगेगा नहीं। हाँ, मंगल के साथ शुक्र बैठ जाने से सेक्स पावर बढ़ती है और व्यक्ति की काम के अपील अपील जो जो एक होता है ना, जैसे कि कामाशक्त या कामाशक्ति की स्थिति को वृद्धि में ले जाएंगे और वस्तुतः वो कई तरीके से काम कलाओं में व्यक्ति को निपुण बना देते हैं। जहां पे व्यक्ति जो होता है वो कई लोगों के संपर्क में आता है या कई लोगों को आकृष्ट करने की उसके पास अद्भुत क्षमता होती है। उस मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी, यहां से व्यक्ति को लाभदायक, यहां से व्यक्ति को धनदायक और यहां से व्यक्ति को पराक्रमी, ये सब तरीके से व्यक्ति को संपूर्ण करने वाली बन रही है। पर उसका एक निगेटिव पक्ष जो होगा वो व्यक्ति को कई बार कटु सत्य बोलने वाला और कई बार कुटुंबजन से नुकसान की स्थिति में ले जाने वाला भी हो जाता है और कई बार व्यक्ति गिरता पड़ता हुआ जीवन जीने वाला हो जाता है। ये मंगल की दशा की बात हो सकती है। और खास करके जब उस पे गौर करिए तो उसके ठीक आगे सूर्य बैठे हैं और उसके चौथे घर में शनि और राहु इस भाव के प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं। इस भाव से तृतीयस्थ तीन शुभ ग्रहों का बैठना इस भाव के कमजोरीपन का कारण बन रहा है। मतलब व्यक्ति चाह करके भी वो एक जो होता है जैसे लाभ को नहीं प्राप्त कर पाता है या कई बार चीजें पा करके भी छूट जाती हैं, फिसल जाती हैं हाथ से, वो भी जीवन में कई बार स्थिति बनेगी जहां व्यक्ति के पर्याप्त अनुभवों का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है या कई बार व्यक्ति जिस चीज का हकदार होता है वो उसको नहीं मिलती हैं चीजें। और वस्तुतः आपको ये बात भी समझ लेना चाहिए कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति छुप करके वार करने की प्रवृत्ति भी अपने अंदर रख लेता है या किसी से भी सामने से दुश्मनी नहीं करे, पर हाँ निसंदेह अगर वो दुश्मन है और उसके जीवन में अगर वो जेहन में ये बात बन जाए कि नहीं इसको किसी भी तरीके से शांत करना है तो निसंदेह उसकी दुश्मनी बहुत ही लंबी चल जाती है। और खास करके ये बात और भी तब लागू हो जाती है जब अष्टम का मंगल उसको अपने भाइयों से बचाने का भी, मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को अपने भाइयों से बचना चाहिए, अपने किसी भी हितगण मित्र इन सब चीजों पे थोड़ा भरोसा कम करना चाहिए। कई बार व्यक्ति को दूसरों से धोखा मिल जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के ऊपर खर्च करके खुद को ऋण में डाल देता है। ये सब चीजें मंगल की दशाओं में देखने को मिल जाती है। मंगल यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य राहु के नक्षत्र में, इस वजह से उसका आत्मबल कमजोर हो सकता है। मंगल वहां अष्टम भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को अपने घर की औरतों, महिलाओं और अपने संबंधियों के ऊपर और कई बार अपने घर में चोरी चकारी इन सब चीजों का खतरा भी बढ़ता है। मंगल के अष्टम में होने से व्यक्ति को एडवेंचर नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध रूप से जीवन जीना चाहिए और भोजन बिल्कुल ही परिपक्व और पका हुआ करना चाहिए। आधा कच्चा या कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, जो बिल्कुल ही शुद्ध हो वही भोजन करना चाहिए, नहीं तो पेट का रोग व्यक्ति को परेशान कर सकता है। ये मंगल की बात थी। बुध जन्म कुंडली में होते हैं कौन? भाग्य के अधिपति होकर के और 12वें भाव के राजयोग की भांति ये परिणाम करने वाला ग्रह दशम स्थान में बैठ करके व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर देने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में अनिर्णय की स्थिति को ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, जहां व्यक्ति खुद को कई बार कुछ कंफ्यूजन वाला या कंफ्यूजन में व्यक्ति महसूस अपने आप को करता है। जब कभी उसको निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको दूसरों के चक्कर में या दूसरों के पास जाना पड़ता है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए, तकनीक का ज्ञान हो जाए, उसको किसी से पूछने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और निस्संदेह ये बात तब और बढ़ जाती है जब गुरु और बुध की स्थिति, शनि और बुध की स्थिति बने तब। लेकिन बुध और चंद्रमा की स्थिति जातक को मानसिक रूप से अनस्टेबल कर सकती है और व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है अपने काम को लेकर के, मतलब उसको छोड़ना नहीं चाहता या कई बार व्यक्ति जो है वो लगातार बार बार काम बदलने की स्थिति में हो जाता है। ऐसा चंद्रमा और बुध की दशा में संभव है क्योंकि वो उसको एक जगह मेंटेन नहीं रखने देंगे और बार बार काम बदलने का दबाव उसको इस चीज से परेशान करता रहेगा। साथ ही साथ कई बार उसके पास किसी से उसकी झगड़े होने की स्थिति में नहीं है, पर हाँ निस्संदेह वो किसी दूसरे के लिए वही काम करेगा तो वो व्यक्ति जरूर ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वही काम जब अपने लिए करता है तो वो उससे भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है और तुरंत ही व्यक्ति प्रभाव से संपन्न हो जाता है। जब तक व्यक्ति खुद का काम नहीं करे, यह दशम स्थान के चंद्रमा और बुध की बात मैं कर रहा हूं, जब तक व्यक्ति खुद का काम ना करे तब तक व्यक्ति को संतुष्टि भी नहीं मिलती है। इस वजह से अगर मन करे तो खुद का व्यापार भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। जन्म कुंडली में ये मैं मंगल पे था, बुध पे था, बुध भी बहुत बढ़िया बैठे हैं, वहां पे बहुत अच्छी स्थिति है, ये बहुत बढ़िया है। मतलब ये एक तरीके से व्यक्ति को
अगर एक बात कहूं तो इसे तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति जो होता है वो साक्षात परमात्मा का भक्त होता है और परमात्मा स्वरूप होता है। जहां व्यक्ति के जीवन में धर्म, जहां व्यक्ति के जीवन में गौ माता, जहां व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म, जहां व्यक्ति के जीवन में सहोदर भाइयों का सुख, जहां व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख, जहां व्यक्ति के जीवन में उसके बॉस का सुख, उसके समाज का सुख, ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। इसके लिए उसको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को हाथ पकड़ के या उंगली पकड़ के या इशारा करके भी बता दे कि तुम्हें यही काम करना है, वो समाज उसी के बताए हुए राह पे चल जाता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकता है, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ व्यक्ति समाज का पथ प्रदर्शक या प्रणेता भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र को वो नए नए तौर पे समाज से उसका जो है वो उसका आलिंगन करा सकता है। ये कहने की बात है। ये इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। मैं कहा था एक बार बीच में मैंने छोड़ी थी बात कि कुंडली की सबसे अच्छी बात, तो कुंडली की सबसे अच्छी बात में मैंने ये बात बताई थी, गुरु चंद्रमा का बुध का यहाँ बैठना। उसके बाद एक आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को नेचर जो मिल रहा था वो सूर्य के यहाँ बैठने से मिल रहा था। राहु के शनि के साथ बैठ करके यहाँ पे व्यक्ति को कई तरीके से धन अर्जित करने का प्रभाव मिल रहा था। उसके बाद गुरु बुध और चंद्रमा का यहाँ बैठना, ये इस जातक की कुंडली के लिए बड़ी अच्छी बात हो सकती है कर्म क्षेत्र के लिए। यहाँ पे आप जब देखते हैं तो बुध के बाद अगर हम गुरु की चर्चा करते हैं तो गुरु जो है वो जन्म कुंडली में ये बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ भी उनकी दृष्टि अच्छी है। इस क्षेत्र के लिए गुरु की दृष्टि काम अच्छी नहीं करेगी, मतलब माता के सुख के लिए व्यक्ति के प्रभाव जो गुरु के पड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। पर एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि जब गुरु यहाँ उच्च के हैं और नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का योग कारक ग्रह होता है, तो व्यक्ति के पास ज्ञान और व्यक्ति के पास चिरंतन सत्य या व्यक्ति के पास सुख, ये सब चीजें उसको मिल रही हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप ध्यान से देखें तो दशम स्थान के किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यस्य केंद्र बृहस्पति, जब केंद्र में षष्ठेश बैठेंगे तो निस्संदेह 12वें भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति को दारिद्र दोष में पीड़ित करेंगे। और यहाँ पे चूंकि वो पंचम भाव के अधिपति नहीं होते, न ही नवम के अधिपति होते हैं, न ही केंद्र के अधिपति होते, तो तृतीय भाव या त्रिक भाव के अधिपति होकर के जब जन्म कुंडली के सुख भाव को देखेंगे तो मशक्कत और प्रतियोगिता दोनों दे देंगे। क्योंकि वस्तुतः वो अगर उच्च के हैं तो इनका कुछ प्रभाव अच्छा भी मिलेगा क्योंकि ग्रह खुश है, लेकिन दृष्टि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन जितनी कमजोरी ग्रह की इस दृष्टि पे जा रही है, तो गुरु में जैसे ही शनि आएंगे तो उनका लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि शनि जो है वो लाभ भाव में बैठे हैं। मैंने एक कार्यक्रम करके क्या बात बताई थी कि चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध अगर लाभ भाव से बन जाए तो ये महाधनी या महाभाग्यशाली योग बनता है, या इसे साम्राज्यशाली या साम्राज्यवाद व्यक्ति के जेहन में वो जहां भी खड़ा हो जाता है वो अपना एक अलग प्रभाव विकसित कर लेता है। तो ये एक अच्छी बात इस कुंडली के लिए हो सकती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पॉलिटिकली भी आगे बढ़ना चाहिए, और व्यक्ति के पास अगर बल है तो निस्संदेह वो अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सकता है। और ये बात मैं सिर्फ इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, गुरु बुध और चंद्रमा एक साथ व्यक्ति को प्रणिपात करने वाला और सबका सामान्यतया सबका आदर करने वाला बना देते हैं। ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए ये बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति को ज्ञान के बल पे अपने समस्त प्रकार के शत्रुओं से व्यक्ति जो है वो जीत जाता है, हारता नहीं है। ये एक संपूर्णतया संतुष्टि वाली बात हो सकती है। ये गुरु का प्रभाव था। शुक्र जन्म कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण आयु के प्रदाता, आयुष्य के कारक और आयु देने वाले, ये तीनों ही ग्रह, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में 2 से 3 प्रकार से जो स्थितियां बन रही हैं और आपने गौर नहीं किया तो इनकी कुंडली में सारे ग्रह इधर बैठे हैं। मतलब किधर, आप जरा गौर करिए तो शनि राहु का संबंध लग्न को, ये सारे ग्रह जो इधर बैठे हैं वो सब जन्म कुंडली के इस वाले क्षेत्र को देख रहे हैं। यानी कि गुरु का प्रभाव धन के लिए अच्छा, शनि का प्रभाव व्यक्तित्व को गंभीर, शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पुत्र पुत्री का योग, ये सब पुत्र पुत्रियों को बुद्धिमान और चपल चंचल चालाक बनाने वाला, और कई बार पुत्र और पुत्री जो होते हैं वो कट्टर धार्मिक हो जाते हैं। ये बात भी यहाँ से दिख रही है। व्यक्ति स्वयं भले ही सभी धर्मों का समान आदर करने वाला हो, उसने भले ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हों, पर फिर भी वहां पे उनमें एक धार्मिक कट्टरता का माहौल जरूर विकसित होते देखा जा रहा है। ये बात भी दिखती है। यहाँ पे संतान का सुख व्यक्ति के पास बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, और व्यक्ति संतान को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी उसको देता है और अच्छा उसको जो है वो साहस भी मिलता जाता है। तकनीक के क्षेत्र में कई बार व्यक्ति के पुत्र और पुत्रियों को शामिल होते देखा जा रहा है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम के अधिपति, लग्न के अधिपति होकर के इस कुंडली में शुक्र, शनि और बुध अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे। बजाय
जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल की बात अगर करें तो, या गुरु की बात, तो 4 ग्रह यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य, जन्म कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में गुरु और जन्म कुंडली में मंगल, ये 4 ग्रह जो है वो जन्म कुंडली में सामान्य से थोड़े कमजोर प्रभाव करने वाले होंगे। बाकी बुध और शुक्र और शनि इस कुंडली में अच्छे परिणाम करने वाले देखे जाएंगे। वस्तुतः आप जब कारक ग्रह की चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, तो कारक इस कुंडली में शनि और वस्तुतः शत्रु की राशि में बैठ करके 24-15 डिग्री के अच्छी स्थिति में बैठ करके उनकी प्रत्येक डिग्री और प्रत्येक जगह की दृष्टि अच्छी बन रही है। उस शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि और शनि ने मंगल को देखा है। व्यक्ति की संगति, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के, व्यक्ति की संगति गलत लोगों से और निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों से हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति कई बार दूसरों से प्रभावित होकर के खुद के स्वभाव को गलत और गलत मोड़ दे देता है। आपके ऊपर इस बात का दबाव रहेगा कि आपके संगी साथी कैसे हैं, और निस्संदेह उनके प्रभावों से अपने आप को मुक्त रखने की बारी भी है, क्योंकि अभी शुक्र आ रहे हैं और निस्संदेह शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव है, जिससे व्यक्ति जो है वो थोड़ा बैरागी और थोड़ा सा अलग तरीके का नेचर जो व्यक्ति को कई बार पथ भ्रष्ट भी करने को उतारू करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्र की दशा में एक अलग तरीके का आलस्यपन भी देखने को मिलेगा, जहां व्यक्ति के जो स्वभाव की और स्वास्थ्य के कमजोर होने की बात है वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं धन वगैरह को लेकर के लालची होने की स्थिति में भी जाएगा, या उसके खर्च कई गुना बढ़ जाते हैं। शुक्र की दशा में खर्च बढ़ जाता है, या फिर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पारिवारिक खर्चे बढ़ जाते हैं, या व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर या पत्नी को लेकर के व्यक्ति को कई बार चिंता में देखने को देख रहा हूं। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां व्यक्ति को अपने पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। क्लियर है? ये गुरु की बात थी। शनि की बात मैंने करी, वो बैठे हैं बहुत अच्छे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र इस कुंडली के लग्नेश और जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र के जिसके अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में वहीं बैठे हैं। इसका चर्चा मैंने यहाँ पे कर रखा है। शुक्र की दृष्टि जन्म कुंडली में अगर आप देखें तो शुक्र कहाँ बैठे? अष्टम में, और यहां से वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे देख रहे हैं। व्यक्ति को सुंदर और सत्य ये दोनों बोलने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति की वाणी का प्रभाव बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव पे अगर शुक्र और मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति जो होता है वो स्वभावतया थोड़ा भटकने वाला, या कई बार जीवन में एक ही गलती को बार बार दोहराने वाला ऐसा भी हो जाता है, और कई बार उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है, जिसके कारण ही स्वयं वो कई बार फंस जाता है। कई बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में उसके हाँ में हाँ मिला दे और बाद में उसका फल उसको भोगना पड़ता है, जिसके कारण वो उलझ चुका होता है। तो ऐसी स्थिति शुक्र की दशा में हो सकती है, इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करता हूं तो शनि यहाँ पे अच्छे हैं, उनकी स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है, खराब नहीं है। शनि इस कुंडली में कारक होते हैं, उनकी दशा और जातक की कुंडली में अगर षडबल की बात करते हैं तो सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि गुरु बढ़िया, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली, मंगल इसलिए अच्छे क्योंकि वो अष्टम भाव में सप्तमेश होकर के और वस्तुतः वो अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र का प्रभाव अच्छा, अष्टम भाव में मंगल और शनि का प्रभाव व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमयी विषयों के पीछे भागने वाला, और कई बार व्यक्ति को गिर करके उठने वाला बना देंगे, और अलग तरीके का व्यक्ति के पास साहस हो जाएगा, क्योंकि मूलतः ये स्वभाव का भाव है। तो ये एक अच्छी बात है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए अगर मैं जो देख रहा हूं उसमें वो संपूर्णतया अच्छे। आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु ये तीनों ही ग्रह जब भी दशा में आएंगे कुछ न कुछ देकर के जाएंगे। अब वो चाहे किसी की भी महादशा हो और वो चाहे किसी का भी अंतर हो, ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा अच्छे परिणाम करने वाले बन रहे हैं। ये गौर करने की बात है कि भले ही वो शत्रुग्रही हैं, पर तात्कालिक मित्रता में वो ग्रह मित्रवत हो रहा है, और डिग्री में वो 15 डिग्री का है, युवावस्था का है, नक्षत्र उसके बड़े अच्छे बने हैं। मैं इस वजह से उसे कमजोर नहीं कहूंगा, उसकी दृष्टि हर जगह ही अच्छी बनती देखी जा रही है। आपकी कुंडली ये है। सूर्य जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मृतप्राय है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति 2 डिग्री के हैं, और इस वजह से वो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति को देखिए वहीं बैठे। चंद्रमा के पास अलग तरीके का सात्विक बल है। बुध के कमजोर पड़ जाने से चंद्रमा के इस बल में और भी कमजोरी आ जाएगी। तो बुध को देखिए तो वो बुध इस कुंडली में राजयोगों की भांति परिणाम करने वाले होंगे, और व्यक्ति के जीवन में धर्म कर्माधिपति योग या केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे। तो
तो राजयोग कारक ग्रह जो इस कुंडली में बुध बनेगा, वो वस्तुतः अगर केंद्र में संबंध बनाएगा या जन्म कुंडली में अगर त्रिक भाव के अधिपति के साथ बैठेगा तो थोड़ी सी कमजोरी उसको अवश्य मिलेगी, क्योंकि गुरु त्रिक भाव के अधिपति हैं और वस्तुतः वो भाग्य को थोड़ी सी कमजोरी भी देंगे, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति साथ ही साथ छठे भाव के अधिपति का एक साथ संबंध आपके करियर को कई बार उलट फेर की स्थिति में ले जाने वाला, या कई बार व्यक्ति नौकरी छोड़ करके कुछ करने चले तो वो छोड़ दे और इधर वाला भी छूट जाए। तो ये कभी भी ना करे। व्यक्ति चुपचाप जिस काम में लगा हुआ है उसको उसी काम में लगे रहना चाहिए, बस उसके साथ उसका धर्म जुड़ जाए। ये बात इतनी सी है। मंगल जन्म कुंडली में 25%, बुध बिल्कुल कमजोर। इस वजह से अब जरा ध्यान से समझिए, बुध और चंद्रमा सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लैनेट कहे जाते हैं। मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था, आने वाले दिनों में एक अलग से कार्यक्रम बना दूंगा। इसका मतलब मेरा यह है कहने का कि बुध और चंद्रमा जब व्यक्ति की कुंडली में कमजोर पड़ेंगे तो इसे परेशान करेंगे और व्यक्ति को अब हर तरीके से, वो चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करे या सेंसिटिव ज्यादा बना दे या व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो मतलब अलग तरीके से उसको ये कह सकते हैं कि वो अपने ही निर्णयों पे अटक जाता है, या कई बार वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, या कई बार उसको दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, या वो एक तरीके से, इसको मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको क्या कहूं। जैसे मुझे एक व्यक्ति ट्रेन में मिला था, उसने ये बात मुझसे कही थी कि बंगाल के जो लोग होते हैं, पश्चिम बंगाल के, वो काफी भावुक और सेंटिमेंटल होते हैं। मैं ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति की कुंडली में देख रहा हूं, जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा भावनाओं में बह करके अपने खुद का नुकसान कर सकता है। अपनी परीक्षा छोड़ करके दूसरे की परीक्षा दिलवाने वाला ये व्यक्ति है, जिस कारण से कई बार इनको गर्त में भी जाते देख रहा हूं और इसका प्रैक्टिकल जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। बस इससे ज्यादा उदाहरण में अच्छा कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति दूसरों के लिए करने के कारण कई बार अपनी खुद के ही पैरों में जो है वो बेड़ियां लगा बैठता है। इस वजह से कई बार जो है वो अपनी जेब से भी दूसरे का किराया दे दे, पर सरकार को नुकसान में ना जाने दे, या अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के चक्कर में ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। ये स्थिति बनती है। कुछ इसी तरीके से मंगल बुध की बात करी मैंने, गुरु बहुत बढ़िया 100% का परिणाम, और गुरु की दशा भी इस कुंडली में खराब नहीं जाएगी। इस कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह बैठा है वो आपकी कुंडली में शुक्र, जो आत्मकारक ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहा है, और वो ग्रह आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में भी जो है वो आपको कभी कभी थोड़ा कमजोर भी हो रहा है वो। हालांकि मैं वहां पे उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहा है। आपकी कुंडली में पराक्रम भाव भी है, थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। भाग्य को एक अलग तरीके का नेगेटिव नेचर देख रहा हूँ नवांश कुंडली में, पर वहां पे वो मैं कल बताऊंगा। ये स्थिति आपकी कुंडली की है। मैंने कैसा विश्लेषण किया है मुझे जरूर बताइएगा। कल इनकी कुंडली का नवांश लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।